हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डेविशन जर्मर प्रयोग। तो आपको पता होगा कि डेविशन जर्मर प्रयोग क्यों किया गया। देखो, सीधी सी बात है कि डेविशन जर्मर प्रयोग जो है वो डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए किया गया। डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए किया गया, या फिर द्रव्य की तरंग प्रकृति को सत्यापित करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सत्यापित करता है। इसमें क्या काम में लेते हैं? इसमें अपन ब्रेक समीकरण काम में लेते हैं। डेविसन जर्मर ने ना ब्रेक समीकरण काम में ली, ठीक है। और डेविसन जर्मर ने क्या किया, उन्होंने V बराबर 54 वोल्ट पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त की। उन्होंने तीव्रता आई और थीटा के मध्य ग्राफ खींचा, तो उन्होंने 50 डिग्री पर और V बराबर 54 वोल्ट पर तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त किया। तो फिर उन्होंने ब्रेक समीकरण काम में ली, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। और डी का मान, ध्यान रहे, निकल क्रिस्टल के लिए डी का मान कितना होता है? 2.15 एंगस्ट्रॉम होता है। और थीटा का मान 50 डिग्री होता है। ये सारे मान रखेंगे यहाँ पर, लेमडा का मान, तो इसका लेमडा का मान आ जाएगा। तो ये प्रायोगिक मान आता है। तो ब्रेक समीकरण से प्रायोगिक मान 1.65 आता है। और फिर डी ब्रोगली परिकल्पना काम में लेते हैं ना, डी ब्रोगली परिकल्पना सिद्ध करना अपने को। तो उसमें होता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला होता है अपॉन रूट वी। तो यहाँ पर वी का मान 54 वोल्ट रखेंगे ना, तो इसमें आंसर आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों आंसर लगभग बराबर हैं। ये 1.65 है, 1.67 है, तो दोनों आंसर लगभग बराबर हैं। इसलिए ये प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों मेल खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ब्रोगली परिकल्पना भी सही है, क्योंकि अपन ने वी बराबर 54 वोल्ट तो काम में लिया है। यहाँ पर भी वी बराबर 54 वोल्ट काम में लिया है, यहाँ भी वी बराबर 54 वोल्ट काम में लिया है। तो अपन ने डेविसन जर्मर प्रयोग से डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित कर दिया। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। देखो, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता देखो, नाम से स्पष्ट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता मतलब अनिश्चितता मतलब अनिश्चित। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार इसने क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समय पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक दिशा में, देखो आप आराम से पढ़िए इसको, एक कण की स्थिति, किसी भी समय पर एक कण की स्थिति, अक्ष और संवेग p, स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में, ठीक है, एक साथ एक ही दिशा में यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स हो तो इनका गुणनफल कभी भी h.4 पाई से कम नहीं हो सकता। इनका जो गुणनफल होता है वो कभी भी h.4 पाई से कम नहीं होता, मतलब इसका मतलब इससे अधिक ही होता है, h.4 पाई से अधिक ही होता है या फिर बराबर होता है, ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात क्या, इसने क्या बताया कि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि मान लो कोई कण गति कर रहा है, वर्ती गति कर रहा है या फिर सीधी रेखीय गति कर रहा है, तो किसी भी समय पर उस कण की स्थिति, मतलब जैसे कहाँ है, एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर पर है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक दिशा में यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते। मान लो कोई कण गति कर रहा है ना, और हमने उसकी स्थिति माप ली, तो हम उसका संवेग नहीं माप पाएंगे। उसका संवेग p बराबर mv होता है, तो उसका जो p है ना, वो p अच्छी तरह नहीं माप पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी। अब अब मान लो कोई कण गति कर रहा है, तो गति करते हुए हमने संवेग माप लिया, संवेग p बराबर mv माप लिया, mv द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो यदि हमने संवेग माप लिया तो उसकी स्थिति नहीं माप पाएंगे, क्योंकि वो स्थिति मतलब कहाँ गति कर रहा है, जैसे मतलब v वेग से गति कर रहा है, तो गति करते हुए वेग तो माप सकते हैं लेकिन उसकी स्थिति नहीं माप सकते। जैसे कि मान लो एक मोटरसाइकिल जा रही है, तो मोटरसाइकिल की अपन स्पीड माप सकते हैं लेकिन उसकी स्थिति नहीं माप सकते कि फिलहाल कहाँ पर है। जैसे कि मान लो फिलहाल यहाँ पर है, तो हाथों हाथ वो यहाँ चली जाएगी। फिर मान लो किसी समय पर वो यहाँ पर है, तो 1 सेकंड पश्चात हाथों हाथ ही वो यहाँ चली जाएगी। तो मतलब उसकी एग्जैक्ट जो स्थिति है वो नहीं माप पाएंगे अपन कि मोटरसाइकिल कहाँ गति कर रही है ना। जैसे कोई गाड़ी कहाँ गति कर रही है, उसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन वो कहाँ है वो नहीं माप पाएंगे। और मान लो अगर एग्जैक्ट पोजीशन माप ली तो हम उसका वेग नहीं माप पाएंगे, फिर उसकी वेग में या संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। तो दोनों को एक साथ नहीं माप सकते। सीधी सी बात क्या है कि स्थिति और संवेग को दोनों को एक साथ नहीं माप सकते, दोनों का एक साथ एक दिशा में, एक दिशा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है या फिर वाई अक्ष की तरफ जा रहा है या फिर जेड अक्ष की तरफ जा रहा है, कि एक दिशा में एक साथ निर्धारण
यथार्थतापूर्वक निर्धारण, वैसे निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन यथार्थतापूर्वक मतलब 100% निर्धारण। तो यथार्थपूर्वक मतलब 100% सही मापन होना चाहिए, तो 100% सही मापन नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग ने बताया था, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत काम में आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समय पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक दिशा में यथार्थपूर्वक पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं कर सकते। यदि हमने स्थिति यदि हमने स्थिति का यथार्थपूर्वक मापन कर लिया तो संवेग में उतनी ही अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, और यदि अपन संवेग का यथार्थपूर्वक मापन कर लिया तो स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। तो सीधी सी बात है, यदि स्थिति को माप लिया तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, अगर संवेग को माप लिया तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, और दोनों को एक साथ मापना पॉसिबल नहीं होता, दोनों का एक साथ निर्धारण पॉसिबल नहीं होता, यही इसमें किया गया है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसका आगे मैथमेटिकल देखेंगे कि मान लो एक कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, स्थिति में अनिश्चितता है, त्रुटि मान लो ये स्थिति में त्रुटि है डेल्टा एक्स, है ना। देखो आपने जो 11th में त्रुटि वाला टॉपिक पढ़ा, तो त्रुटि वाला ये एक प्रकार से। और संवेग में यदि अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, त्रुटि डेल्टा पी एक्स है, तो ये क्या कहता है, हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि कभी भी इनका गुणनफल जो है ना, कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स का गुणनफल कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। इसका मतलब अधिक ही होता है भाई, कम नहीं हो सकता, इसका मतलब अधिक ही होगा। तो अर्थात गणितीय रूप में क्या होगा कि अक्ष अक्ष दिशा में, अक्ष अक्ष की बात करें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, तो h/4 से कभी कम नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इससे अधिक ही होगा। तो इससे अधिक हो गया भाई, देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता, दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का जो गुणनफल गुणा कर रहे हैं वो h/4 से अधिक ही आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है, या फिर बराबर आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा ना। ये बोल रहा कम नहीं हो सकता, मतलब बड़ा ही हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये इसका गणितीय रूप हो गया। तो ध्यान रही, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, h/4। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ये इसका गणितीय रूप है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। देखो अनिश्चितता मतलब नाम से स्पष्ट है, अनिश्चितता कि किसी न किसी चीज़ में अनिश्चितता जरूर आएगी। अगर स्थिति को माप लिया तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, अगर संवेग को माप लिया तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, और दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकती, और दोनों का गुणनफल ये वाला होता है। अब देखो यहाँ पर मेन बात तो ये हो गई, इतनी बात खत्म। और आगे तो ये थोड़ी बकवास सी है, आपको इतना तो आना ही चाहिए कम से कम, आगे वाली चीज़ आए ना आए इतना तो आना ही चाहिए। देखो देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें ना 4 पाई का टुकड़ा कर लिया, 4 पाई के टुकड़े कर लिए भी, 2 पाई इंटू 2 कर लिया, 2 दूनी 4, 4 पाई हो जाता है, तो 2 दूनी 4, 4 पाई बन गया। तो 2 पाई को अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया, तो यहाँ पर ये h/2 पाई बन गया। ठीक है, दो 4 पाई बन रहा है, 2 × 2 4, तो h/2 पाई ये एक विनियतांक होता है h/2 पाई। ठीक है, h/2 यानी गोले के अंदर बंद किया इसको, h/2 पाई। तो h/2 पाई को ना अपन एच कट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच कट। तो एच कट क्या होता है, h/2 पाई होता है। तो ये भी ऐसे नियतांक है, ये भी नियतांक है, तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, इतना ही छोड़ दो आप। ठीक है, इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी कर सकते हो, किताब में दिया हुआ इतना। तो एच कट जो है ना वो h/2 पाई है, उसका मान कितना होता है, यदि आप एच का मान रखोगे ना, एच का मान 6.62 10⁻⁻34, और पाई का मान रखोगे 3.14, तो सारे मान रखोगे, यदि आप गुणा भाग करोगे ना तो ये वाला आंसर आएगा 1.054 10⁻⁻34। देखो पावर तो वही आएगी, जो एच की पावर होती है ना वही पावर इसकी आ जाएगी 10⁻⁻34। तो एच कट का मान होता है, इसको एच कट बोलते हैं, तो इसको बोलती है एच कट अपॉन टू भाई, एच कट अपॉन टू। तो एक नया फॉर्मूला बन गया भाई, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू, एच कट अपॉन टू, इसमें क्या नंबर दो। अब देखो, अब ये तो हो गई स्थिति और संवेग की बात। अब अपन बात करेंगे वेग और स्थिति की बात। देखो वेग और स्थिति की बात करेंगे, ये किसके रूप में फॉर्मूला है, ये संवेग और स्थिति के रूप में फॉर्मूला है। ध्यान रहे, संवेग p और स्थिति x। अब करेंगे वेग v और स्थिति x की बात करेंगे। देखो p बराबर क्या होता है, एम वी होता है, p बराबर संवेग, p बराबर क्या होता है, एम वी, v यहाँ वेग है। तो डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एम, एम में तो डेल्टा लगेगा नहीं, एम तो नियतांक है भाई, तो एम में डेल्टा नहीं लगेगा, तो डेल्टा वी एक्स। तो डेल्टा मैंने यहाँ लगा दिया, डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा वी, डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा वी। तो डेल्टा पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम डेल्टा वी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी एक्स का मान कहाँ रखेंगे, ये पी बराबर एम वी वाला फॉर्मूला है, ये पी बराबर एम वी वाला फॉर्मूला है। तो 2 और 3 से कर दो आप, 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी एक्स का मान रख देंगे एम डेल्टा वी एक्स, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपन टू,
ठीक है, ये एम इसके भाग में चला जाएगा, बस एम इसके बटा में भेज दिया, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 एम। यहाँ पर आप एच कट का मान रख सकते हो, एच कट का मान क्या होता है, एच पॉइंट 4 पाई होता है। तो कोई सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया, एक ये किसके रूप में आ गया, एक्स और वी के रूप में आ गया। ये किसकी है, किसके रूप में है, एक्स और पी के रूप में है। स्थिति संवेग की बात कर रहा है, स्थिति वेग की बात कर रहा है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है भाई। अगर न्यूमेरिकल में वेग दिया होता है और द्रव्यमान दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे आप। अगर न्यूमेरिकल में संवेग दिया होता है और स्थिति पूछी पूछी है तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे। तो कुछ भी काम में लिया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो वाई दिशा में क्या करेगा, वाई दिशा में वाई लगा देगा बस, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। जेड की बात करेगा तो जेड दिशा में क्या होगा, डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ठीक है, तो तीनों की बात कर ली अपन ने कि देखो एक दिशा में, कि एक दिशा में मापन करना है। आप यहाँ पर से आप यहाँ पर वाई कर दिया तो आप यहाँ पर जेड नहीं कर सकते। जो मापन करते हैं वो एक दिशा में करते हैं। यदि आपने यहाँ पर एक्स कर दिया तो आप यहाँ वाई नहीं कर सकते। तो जो मापन होना चाहिए मतलब सेम सेम होना चाहिए, एक्स एक्स है वाई वाई है जेड जेड है। तो दोनों दिशा मापन जो होता है वो एक दिशा में होता है। अगर संवेग का मापन एक्स दिशा में कर रहे हैं तो स्थिति का मापन भी एक्स दिशा में ही करेंगे। अगर वाई दिशा में कर रहे हैं तो दोनों का वाई दिशा में ही करेंगे। तो दोनों दिशा जो है एक ही होनी चाहिए। तो संवेग का और स्थिति का दोनों का मापन एक दिशा में करते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच 1/4 पाई। ये क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है और इसका ये स्टेटमेंट ये है। ठीक है, अब देखो आगे छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर यदि ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई तथा समय समय में अनिश्चितता, समय है अभी, यदि ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई तथा समय में अनिश्चितता डेल्टा टी हो तो यहाँ भी हाइजेनबर्ग काम में आ जाएगा। यहाँ भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत काम में आ जाएगा। तो यहाँ भी काम ले लो भाई, डेल्टा ई डेल्टा टी का मान हमेशा ही बड़ा किससे होता है, एच कट अपॉन 2। तो वो पीछे वाला वही है, उसमें वहाँ पर क्या था, स्थिति और संवेग था। वहाँ पर क्या था, स्थिति और संवेग। यहाँ पर क्या है, ऊर्जा और समय है, ऊर्जा समय, बस बात बराबर है। तो ये ऊर्जा समय में अनिश्चितता हो गई, वो पीछे वाला स्थिति और वेग में अनिश्चितता आया था, और उससे वाला स्थिति और संवेग में अनिश्चितता आया था। तो अलग अलग चीज़ में अलग अलग अनिश्चितता होती है। तो ऊर्जा के साथ क्या आता है, समय आता है। ऊर्जा के साथ क्या आएगा, समय। डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 होता है, ध्यान रहे। अब देखो छोटा सा बात आप आगे और भी कर सकते हो कि ऊर्जा को लिख दो भाई आप कि ई बराबर एच नहीं होता है भाई, क्या होता है ऊर्जा, ई बराबर फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एच नहीं होती है। तो ई बराबर एच न्यू, तो डेल्टा ई लगा दो, डेल्टा ई बराबर एच डेल्टा न्यू आ जाएगा, एच डेल्टा न्यू आ जाएगा। एच के डेल्टा नहीं लगेगा, एच नियतांक है। तो डेल्टा ई बराबर एच डेल्टा न्यू, तो लिख दो भाई डेल्टा ई बराबर, तो दो एक और दो से इसको मैंने एक मान लिया। तो एच डेल्टा न्यू रखते हैं यहाँ पर, डेल्टा ई का जो मान है ना एच डेल्टा न्यू, वो यहाँ पर रख दो आप। तो एच डेल्टा न्यू और डेल्टा टी है ही आगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो मैंने एच कट का मान रख दिया यहाँ पर। एच कट का मान क्या होता है, एच पॉइंट 2 पाई होता है। एच कट का मान क्या होता है, एच पॉइंट 2 पाई, पीछे हम पढ़ के आए हैं अभी भी। तो एच पॉइंट 2 पाई रख दिया और अपॉन में 2 है ये। ठीक है, तो ये एच से एच मैंने काट रखा है यहाँ पर। ठीक है, एच से एच काट दिया तो क्या बच गया, डेल्टा न्यू डेल्टा टी और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच गया, 1/4 पाई बच गया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। हमने लास्ट टॉपिक है इसका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये पढ़ लिया, कंप्लीट है चैप्टर। अब इसके देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे और साथ साथ में आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है मैं करवाऊँगा साथ साथ में, और आप डाउट पूछते रहना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है उसमें डाउट है, तो साथ साथ में आप डाउट पूछते रहना। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, बहुत चयनात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन है धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। तो फोटोन की ऊर्जा है कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, और इसके कारण जो ना 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले, गतिज ऊर्जा दी हुई है ना, गतिज ऊर्जा दी हुई है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। मतलब इस फोटोन की ऊर्जा दी हुई है, फोटोन की ऊर्जा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, जिस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसकी गतिज ऊर्जा दी हुई है 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धातु के पृष्ठ का कार्यफलन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी ऊर्जा दी हुई है, वो धातु के पृष्ठ का कार्यफलन क्या होगा। तो सीधा सा पता है, गतिज ऊर्जा दी हुई है, गतिज ऊर्जा है, कार्यफलन है, पूछा है, और फोटोन की ऊर्जा दी हुई है। तो सीधी सी बात पता है आपको कि इसमें आइंस्टीन की प्रकाश युद्ध समीकरण काम में आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण काम में लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें आइंस्टीन की
प्रकाश विद्युत समीकरण काम में आ जाएगी। देखो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है भाई? सभी को पता है कि एच न्यू बराबर फोटोन की ऊर्जा जो होती है बराबर कार्यफलन कि इस इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा प्लस उसको गति प्रदान करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा जो कि अधिकतम होती है। ठीक है, ये होता है अपने पास आइंस्टीन की प्रकाश जो समीकरण होती है। ठीक है, अब देखो मान रख दो आप, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फोटोन की ऊर्जा दी हुई है, फोटोन की ऊर्जा दी हुई एच न्यू। तो यहाँ पर क्या क्या दिया अपने को, यहाँ पर आप एक काम कर लो, फाई नोट का मान निकाल लो पहले। अपने को फाई नोट कार्यफल निकालना है, तो पहले आप फाई नोट का मान निकाल लो। तो एच न्यू माइनस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कई क्वेश्चन में काम में आएगी। तो यहाँ पर क्या दिया अपने को, दिया है वो रख दो। एच न्यू का मान दिया है, एच न्यू का मान क्या है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया मान। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा जो है ना हाफ एम स्क्वायर, इसका मान भी दिया हुआ, कितना मान दिया हुआ है 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो ये मान रख दो आप, जो कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ पर आप मान रखो तो कार्यफलन जो आएगा ना, कार्यफलन फाई नोट वो आ जाएगा। कार्यफलन फाई नोट कितना आएगा, फाई नोट इक्वल टू एच न्यू का मान रखो आप, एच न्यू कितना है, एच न्यू 40 है माइनस